टुडेज टॉपिक इज कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल जो है इट इज एक्चुअली अ साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, कौन सा साइक्लिक? साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली कि कोई भी सिस्टम अगर हम एक सीरीज ऑफ चेंजेस करें वो सिस्टम में, और वो सीरीज ऑफ चेंजेस के एंड में वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि उस सिस्टम ने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा एंटायर, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मैंने ए से बी गया, बी से मैं सी गया, सी से मैं डी गया, और डी से वापस ए आ गया, तो दैट बिकम्स अ साइक्लिक प्रोसेस। मीन्स एट द एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ चेंजेस the system returns to original state, तो that is called a cyclic process। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट तो इनिशियल और फाइनल सेम ही रही, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस केस इज 0। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, और Q प्लस W जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा U इज 0। सो Q बिकम्स इक्वल टू माइनस W। इसका मतलब ये हुआ कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना वर्क हो जाएगा, तो ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आना चाहिए दैट इज निल, दैट इज 0। तो अगर सीरीज ऑफ चेंजेस जो हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो तो उसको साइकिल को बोलते हैं हम आइसोथर्मल साइकिल। उस साइकिल को बोला जाता है आइसोथर्मल साइकिल। और अगर वही चेंजेस रिवर्सिबली हो तो दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल साइकिल। बट जो रिवर्सिबल साइकिल है दैट इज एक्चुअली मियरली अ थ्योरेटिकल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट, बट ये जो कंसेप्ट है दैट इज हाईली यूजफुल इन ड्राइविंग सर्टन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। तो मोस्ट वेल नोन साइकिल जो है दैट इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। तो मोस्ट वेल नोन साइक्लिक प्रोसेस दैट इज द कार्नोट साइकिल। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये हमें बताता है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट मैक्सिमम, वी कैन डू मैक्सिमम वर्क फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ हीट। मतलब मैक्सिमम कितनी कन्वर्ट हो सकती है हीट इनटू वर्क, दैट इज बाय मीन्स ऑफ कार्नोट साइकिल। मतलब रिवर्सिबली करेंगे हम कोई भी प्रोसेस तो मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी होगी हीट इनटू वर्क। तो हमने कोई सिस्टम लिया जो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, जिसमें हमने 4 सक्सेसिव ऑपरेशंस लगाए, जिन 4 ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? 4 स्ट्रोक्स। स्ट्रोक 1 इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमने एक्सपेंशन किया बट टेम्परेचर क्या रखा? कांस्टेंट। फिर हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, हमने क्यू क्या किया? 0। मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसमें ना हीट रिलीज। फिर हमने थर्ड स्ट्रोक में क्या किया? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगेन टेम्परेचर इज फिक्स्ड कांस्टेंट। एंड एट द एंड फोर्थ में, स्ट्रोक 4 में एडियाबैटिक कंप्रेशन किया, अगेन क्यू इज 0। ये 4 ऑपरेशंस हम लगाएंगे। अब पहला ऑपरेशन दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इस केस में गैस जो है उसको हम क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। तो लेट अस सपोज कि वो जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग में दैट इज T2, और जो इनिशियली जो ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, और कहां तक उसको एक्सपेंड किया? प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2 तक। ये हमने फॉलो किया पाथ A टू B।
और दिस पाथ इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल होने की वजह से डेल्टा यू जीरो, तो Q प्लस डब्ल्यू जीरो, मतलब Q इक्वल टू माइनस यू माइनस डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमने ये प्रूव कर दिया कि जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतने ही वर्क हो जाएगा उसमें। तो हमने मान लिया कि Q2 जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम एट टेम्परेचर T2। अब क्यों हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी एक्सपेंशन हो रही है, वर्क कर रहा है सिस्टम, तो ऑब्वियसली वर्क करने से क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आना चाहिए। बट हम बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर फिक्स रहे। अदरवाइज टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए अगर एक्सपेंशन हो रही है। तो एक्सपैंड होता है कोई भी सिस्टम तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इट्स शोज कूलिंग, किसी भी गैस के कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। बट इस केस में हमने टेम्परेचर रखना है फिक्स। टेम्परेचर फिक्स रखने के लिए जो हीट है दैट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, और हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट टेम्परेचर T2। और WAB जो है दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। और ये वर्क डन कौन सा है? रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। तो रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल वर्क होने के चक्कर में ये रिलेशन हमने लिखा था कि इट इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। तो यहाँ फाइनल वॉल्यूम है V2, फाइनल वॉल्यूम V2 है और इनिशियल वॉल्यूम V1, तो V2 बाई V1 कर दिया। अगर हम नेचुरल लॉग ही रखें तो इट इज -nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। और क्योंकि आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो, तो इसलिए जो WAB है दैट इज इक्वल टू -Q2, क्योंकि Q2 हीट एब्जॉर्ब हो रही है और WAB क्या है? वर्क डन बाय द गैस। तो WAD माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, सो Q2 जो है दैट इज nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। ओके, दिस इज स्ट्रोक 1। नाउ कम टू द सेकेंड। अब सेकेंड जो स्ट्रोक है उसमें क्या कर रहे हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब पहले थे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वहीं पे जो स्टार्टिंग में बनाया था वहीं लिख देता हूं। ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब जो है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन थे, अब मैं कर रहा हूं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लेट अस से कि ये एडियाबैटिक कोई एक्सपेंशन है। अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है उसमें लेट अस से कि ये बी से चला जाता है सी पॉइंट तक, बी से ये पॉइंट ले लेते हैं कि ये सी है, ये वाला पॉइंट सी है, और इस पे जो है प्रेशर हो जाता है लेट अस से कि P3, वॉल्यूम हो जाता है V3। अब जब ये एक्सपैंड करेगा एडियाबैटिकली तो बताओ टेम्परेचर में चेंज होगा कि नहीं? बोलो। नहीं होगा। एडियाबैटिकली कर रहे हैं, आइसोथर्मली करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। बट जब हम उसको एडियाबैटिकली ले जाएंगे तो आपको बताया कि Q तो जीरो होता है। अब एक्सपैंड हुई गैस तो वर्क इज डन बाय द गैस। अब वर्क हो रहा है तो ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी या कम होगी कि सेम रहेगी?
एक बार देखो इधर, कम होगी। कम होगी क्योंकि डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू तो जीरो है क्योंकि एडियाबैटिक है, क्यू जीरो मतलब डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। अब डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर है, इसका मतलब, और डब्ल्यू जो है ये कौन सा डब्ल्यू है, बी सी। अब डब्ल्यू बी सी जो है इज वर्क डन बाय द सिस्टम, इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब नेगेटिव ही होगा ये भी। तो उस चक्कर में जो अगर वर्क हो रहा है बाय द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी जो है चेंज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डब्ल्यू भी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा यू नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, डेल्टा यू इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल एंड दैट इज लेस देन जीरो, कि डब्ल्यू लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब U2 जो है फाइनल दैट इज लेस देन U1। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, मतलब T जो टेम्परेचर है उसमें भी चेंज होगा, फिर टेम्परेचर में भी चेंज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां क्या होगा, डिक्रीज। तो गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, कहां से, फ्रॉम बी टू सी, मतलब कौन सा वॉल्यूम था, V2, और उससे क्या हो गया वॉल्यूम V3, V2 से V3। तो अगर वर्क जो है हो रहा है एडियाबेटिकली, इट इज एडियाबेटिक वर्क डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम एडियाबेटिकली। तो और आपको पता है सिस्टम जो है दैट इज नॉट इन अ पोजीशन टू एब्जॉर्ब हीट, क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q तो जीरो होगा। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है ऑफ द सिस्टम फॉल्स, टेम्परेचर सिस्टम का फॉल करेगा, कहां से, फ्रॉम T2 टू T1। और यहां पे T2 जो है दैट इज ग्रेटर देन T1, और वी कैन से T1 इज लेस देन T2, और Q तो जीरो ही है, तो डेल्टा U जो है दैट इज इक्वल टू W। अब प्रोसेस जो है वो एक्सपेंशन है, तो मैंने बताया आपको कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो W नेगेटिव होगा, इसलिए डेल्टा U भी नेगेटिव होगा। W इज लेस देन जीरो, डेल्टा U इज लेस देन जीरो, मतलब बोथ आर नेगेटिव। और यू नो, अब उस पे जाओ CV पे, व्हाट वाज CV, हीट कैपेसिटी क्या थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताया था डेल्टा यू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से डेल्टा यू इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी, मीन्स इट इज इक्वल टू CV इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, या सिंपली लिखो अभी तक WBC, ये आ गया WBC। तो WBC जो है दैट इज इक्वल टू CV इंटू T1 माइनस T2। तो ओवरऑल ये क्या आया, नेगेटिव ही आया ना, क्योंकि T1 इज लेस देन T2, तो ओवरऑल जो वैल्यू आई वो नेगेटिव है। अब ये वर्क डन ले लिया हमने WBC, पहले लिया था WAB, ये सेकंड में आ गया आपके पास। नाउ थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में जो स्ट्रोक 3 था, थर्ड स्टेज में क्या था,
Thermal compression. नाउ आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है हमें। जैसे हम ये किया था, ये वाला, ये क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यहां से मुझे करना है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। लेट अस से कि ये पॉइंट है सी। अब इस ये जो है इट इज टेम्परेचर T1। अब टेम्परेचर T1 है, याद रखना। पहले टेम्परेचर क्या था, T2। कब, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे थे हम, टेम्परेचर T2 से स्टार्ट किया था हमने। फिर हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया तो टेम्परेचर T2 से कितना हो गया, T1, क्योंकि वहां हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई और इसलिए जो वर्क सिस्टम ने किया उससे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई और इसलिए टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। T2 से कितना हो गया, T1, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 एक्चुअली। तो मान लिया ये सिस्टम आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट ले लेते हैं D, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, सॉरी वॉल्यूम है, वो ले लिया मैंने V1, V2, V3 और ये आ गया V4। तो V4 पे आ गए हम और इस पे जो प्रेशर है दैट इज P4 और वॉल्यूम ले लेते हैं V4 और टेम्परेचर रिमेन सेम दैट इज T1। तो अब उसके लिए सेम उस तरह से रिलेशन आएगा। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब गैस जो है दैट इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन अब एट द लोअर टेम्परेचर T1। तो जो वॉल्यूम है वो कहां से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V3 टू V4। फाइनल वॉल्यूम है V4 और इनिशियल वॉल्यूम है V3। C टू D गए हम। तो वर्क इज डन। अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, वर्क is done on the system or by the system? Now it is on the system. Work is done on the system. अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है और टेम्परेचर को सेम रखना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हीट जो इसमें प्रोड्यूस होगी कि कंज्यूम होगी, यस, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है तो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट हमें तो टेम्परेचर रखना है फिक्स, तो इसलिए इट इज गिवन अप टू द सराउंडिंग्स। तो ये जो हीट है जो प्रोड्यूस होगी इस कंप्रेशन में दैट इज गिवन अप टू द सराउंडिंग और इट इज गिवन आउट मतलब। तो कंप्रेशन टेक्स प्लेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अगर आइसोथर्मल और रिवर्सिबल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है, तो व्हाट इज डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू, जीरो, सिंपल, ज्यादा सोचना ही नहीं है। आइसोथर्मल बोल दिया मतलब काम खत्म हो गया। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिक्स, टेम्परेचर फिक्स मीन्स डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो मतलब डेल्टा यू जीरो। तो डेल्टा यू है जीरो। अब डेल्टा यू जीरो है और लेट अस से कि Q1, पहले हमने Q2 ली थी ना एट टेम्परेचर T2। अब Q1 लेट अस से if Q1 is heat which is given out to the surroundings, ठीक है, Q1 जो है सराउंडिंग को हीट दे एट टेम्परेचर T1 और वर्क डन W, अब क्या पहले था AB फिर BC अब CD।
तो WCD जो है दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अब बोलो ये भी रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल है, तो बोलो WCD इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ क्या होगा फाइनल अपॉन इनिशियल, और वी कैन राइट -nRT नेचुरल लॉग ऑफ V4/V3। तो ये इस तरह से वी गेट WCD। तो WCD आ गया अपने पास। अब इसी के बेस पे जितना ये वर्क होगा ऑन द सिस्टम उतनी ही हीट इज गिवन आउट टू द सिस्टम, गिवन आउट बाय द सिस्टम। तो ये मतलब रिलीज करेगा सिस्टम, तो ये हो जाएगा nRT नेचुरल लॉग ऑफ V4/V3। तो WCD, अब ये नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, बट यू नो कि V4 और V3 में से V3 इज ग्रेटर, तो इसलिए WCD जो है वी कैन राइट इट एज nRT नेचुरल लॉग ऑफ V3/V4। ऐसे लिखेंगे तो सामने दिखेगा कि वर्क डन इज पॉजिटिव और ये हीट रिलीज हो रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -nRT नेचुरल लॉग ऑफ V3/V4, क्योंकि उल्टा ही तो करना है तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट वन, फोर्थ, दैट इज स्ट्रोक 4। तो स्ट्रोक 4 में क्या करना है आपको? एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक जो कंप्रेशन है, अगेन आपको पता है कि एडियाबैटिक और रिवर्सिबल कंप्रेशन में गैस जा कहाँ रही है? अब इट इज रिस्टोर्ड बैक। चलो ये वापस उसी पॉइंट पे जा रही है, ओरिजिनल पॉइंट पे। इट इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T2। तो गैस जो है दैट इज कंप्रेस्ड, ये D से A में जो गैस है दैट इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम D टू A। और इस केस में जो वर्क है अगेन इज डन ऑन द सिस्टम, तो W क्या होगा? पॉजिटिव। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मतलब D टू A जो वर्क है इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ you know डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और एडियाबैटिक है इसलिए Q क्या होगा? Q इज 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका मतलब डेल्टा U जो है दैट इज इक्वल टू W, और यहां पे W क्या होगा? DA। तो WDA जो है, सॉरी, WDA दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, क्योंकि इट इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U हमने पढ़ा अभी कि CV इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा T, ठीक है। और क्योंकि N मोल्स है इसलिए NCV, अगर N मोल हो
तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। बट एन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, रीजन बीइंग कि सॉरी डेल्टा यू इक्वल टू सी बी इक्वल टू डेल्टा यू पाई डेल्टा टी, तो डेल्टा यू इक्वल टू सी बी डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा टी है दैट इज टी टू माइनस टी वन, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर अब है टी टू और इनिशियल टेम्परेचर है टी वन। तो डब्ल्यू डी ए जो है दैट इज इक्वल टू सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन, और टी टू माइनस टी वन जो है दैट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जो टी टू माइनस टी वन है इट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर इंक्रीज कैसे प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबैटिक कंप्रेशन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो ये चारों स्टेप्स हमने लिख दिए। अब हम लिखते हैं कि नेट हीट कितनी एब्जॉर्ब होती है सिस्टम से। द नेट हीट absorbed, that is Q, by the ideal gas in the complete cycle. So that is given by, देखो Q इज इक्वल टू, आपको बताया कि एक तो क्या था Q2 दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और दूसरा क्या था Q1 दैट इज माइनस Q1 आएगा। क्यों? क्योंकि हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ऐसा ही था ना। तो अगर मैं, हमने तो Q1 और Q2 कैसे लिखा था? हाँ, ऐसे लिखा है सीधा ही, प्लस माइनस साइन ही लिखे हैं ना। और यहाँ पे फर्स्ट केस में तो एन सी बी और एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन लिखा है, तो एन तो इस केस में भी 1 हो जाएगा, यहाँ एन 1, तो Q2 हो गया एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ आर टी। ओके, यहाँ पे जो टेम्परेचर था कितना था स्टार्टिंग में T2, तो ये हो जाएगा T2 आर T2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, कि टेम्परेचर T2 पे किया था ये। और वैसे ही जो दूसरा है Q1, उस केस में टेम्परेचर हो जाएगा T1, तो एक T1 और दूसरा T2। ठीक है, अब लिखते हैं Q2 जो है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, Q1 इज हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। सो Q2 प्लस Q1, पर Q1 जो है पहला है RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, और दूसरा RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V4 बाई V3। यह आया था Q2 इक्वल टू RT2 नेचुरल लॉग ऑफ, N मैंने 1 ले लिया क्योंकि 1 मोल से स्टार्ट कर रहे थे हम, इसलिए RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, दिस वन Q2 जो है दैट इज RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर आगे हम इस पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो इट इज RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V4
अपॉन V3। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई दोनों। और मैंने एक Q1 को ऐसे भी लिखा था -nRT1 natural log of V3 by V4, so we can write it like that also. तो Q is equal to RT2 natural log of V2 by V1 minus RT1 natural log of V3 by V4। नेट जो हीट जो एब्जॉर्ब्ड है बाय द आइडियल गैस इन द होल साइकिल, दैट इज RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1 माइनस RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V3 by V4। अब ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है ना आइडियल गैस के लिए, उसके लिए हम एक और रिलेशन, एडियाबैटिक रिलेशंस आपको शायद पता हो, तो नहीं तो आप इतना याद रखो कि ये PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो है ना, दैट इज द रिलेशन PV गामा इज कांस्टेंट। ये जो है किसके लिए रिलेशन है? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, वैसे ही एडियाबैटिक के लिए क्या होता है? PV गामा इज कांस्टेंट। या दूसरा रिलेशन क्या होता है? PV इक्वल टू RT की जगह अगर हम यहाँ पे ये पुट कर दें RT अपॉन V, PV इक्वल टू RT, तो यहाँ से P क्या हो जाएगा? RT अपॉन V। तो RT अपॉन V, V गामा इज कांस्टेंट, R कांस्टेंट। तो क्या बोल रहे हो? हाँ, ये जो गामा, हाँ, CP अपॉन CV था ना गामा, बट ये जो है ये सारे रिलेशन किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एक PV गामा, P इंटू V की पावर गामा जो है वो आपको याद रखना है बस। R तो कांस्टेंट ही है, तो T इंटू क्या हो जाएगा? V गामा -1, दैट इज कांस्टेंट। तो इस तरह से आपके पास दो एडियाबैटिक प्रोसेस थे, याद है? कौन कौन से? एडियाबैटिक प्रोसेस एक कौन सा था? B2C। B2C ये एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस था। इसमें क्या हो रहा था? टेम्परेचर जो था, जब T2 था तब वॉल्यूम क्या था उसका? V2। और जब टेम्परेचर T1 था तो वॉल्यूम कितना था? वो B2C जा रहे थे, B पे ये P2 V2 था और C पे क्या था? ओ यार, ये रिलेशन की है अभी हमने। A पे P1 V1 और टेम्परेचर जो है वो T2, ये P2 V2, और C पे कितना हो गया था? ये प्रेशर, हाँ, P3 V3, और यहाँ पे P4 V4 D पे। तो अब B2C की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर है T2 और यहाँ कितना टेम्परेचर है? T1। तो T2 इंटू V2 रेस्ट पर गामा -1 इक्वल टू T1 इंटू V3 रेस्ट पर गामा -1। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई T2 बाई T1 इज इक्वल टू V3 बाई V2 रेज टू पावर गामा -1। ये आ गया फर्स्ट रिलेशन। अब आ जाओ सेकंड। सेकंड क्या था? सेकंड एडियाबैटिक जो प्रोसेस था, D2A, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस D2A। अब D पे टेम्परेचर क्या था? T1, और वॉल्यूम क्या था? V4, और जो A है
उस पे टेम्परेचर क्या था T2 और वॉल्यूम था V1। तो ये आया रिलेशन, T1 V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मैं T2 बाई T1 फाइंड आउट करूँ तो क्या आ जाएगा, T2 बाई T1 इक्वल टू V4 बाई V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ था T2 बाई T1 इक्वल टू V3 बाई V2, V3 बाई V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू V4 बाई V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। दोनों की पावर गामा माइनस 1 है तो हटा दो पावर, क्या आ जाएगा, V3 बाई V2 इक्वल टू V4 बाई V1। दैट इम्प्लाइज कि हमें यहाँ पे जो Q था ना, यहाँ पे हमें V3 बाई V4 चाहिए इन टर्म्स ऑफ V2 एंड V1। तो हमने क्या किया, V3 बाई V4, यहाँ देखो V3 और ये V4 इधर ले आए तो इट इज इक्वल टू V2 बाई V1 आ गया। V3 बाई V4 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, V3 बाई V4 की जगह V2 बाई V1 वी कैन राइट। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है हमें नंबरिंग देनी चाहिए थे ना, तो जो Q है दैट इज RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 माइनस RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, क्योंकि V3 बाई V4 की जगह हमने V2 बाई V1 रख दिया। तो ये Q इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 कॉमन आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो ये आया अपने पास रिलेशन, और यहीं पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग की जगह अगर कॉमन कर दें तो 2.303 R T2 माइनस T1 लॉग ऑफ V2 बाई V1, राइट। और इसके भी आगे बढ़ जाएं अगर, तो ये Q आया अपने पास 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 log V2 by V1. It is for 1 mole of gas. अगर मेरे पास n मोल्स हों तो इट इज 2.303 NR T2 माइनस T1 log of V2 by V1 for n moles of an ideal gas। n moles of ideal gas के लिए ये आया अपने पास Q। तो Q की वैल्यू इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। तो ये आगे नेट हीट। अब वैसे ही नेट वर्क डन वी कैन कैलकुलेट इन कंप्लीट साइकिल। ये नेट हीट एब्जॉर्ब्ड हो गई, ठीक है। नेट हीट एब्जॉर्ब्ड is equal to 2.303 NR T2 minus T1 log of V2 by V1. Now similarly the net work done by the gas. So net work done by the gas is given by, is given as W is equal to WAB plus WBC plus WCD plus WDA। तो हमने सारे फाइंड आउट किए थे एक एक करके। WAB था
nRT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। ओके, तो इट इज इक्वल टू W नेट, नेट वर्क डन, दैट इज माइनस RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। अब आ जाओ वर्क डन इन फ्रॉम BC। तो BC में था CV इंटू T1 माइनस T2। तो इट इज CV इंटू T1 माइनस T2। फिर आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज CD। तो CD था nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V4 nRT1, ये क्या किया मैंने, अच्छा V4 बाई V3 माइनस था ना, और यहाँ पे मैंने कर दिया था प्लस, पर ये माइनस ही रखेंगे ना, माइनस nRT, और T कौन सा, T1, nRT1 माइनस nRT1 माइनस, अच्छा n तो 1 है अभी तक, लास्ट में n हम डाल देंगे, RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V4 बाई V3 और प्लस CV, यहाँ T1 माइनस T2 था, यहाँ क्या हो जाता है T2 माइनस T1। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो माइनस RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 प्लस, देखो CV T1 माइनस T2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस CV T2 माइनस T1, ये लिख दिया, और माइनस RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V4 बाई V3 प्लस CV T2 माइनस T1। तो ये कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या आ गया नेटवर्क डन, तो नेटवर्क डन इक्वल टू माइनस RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 माइनस RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V4 बाई V3, और V3 बाई V4 की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली कि इट इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो अब हम क्या करते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, और क्या था V4 बाई V3 था ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अब प्लस कर दे, प्लस RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V3 बाई V4, और अभी हमने किया कि V3 बाई V4 दैट इज इक्वल टू V3 बाई V4 इक्वल टू V2 बाई V1। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई माइनस RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 प्लस RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V4 बाई V3, माइनस कॉमन रख लो, तो इट बिकम्स RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 माइनस RT1 नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी इसको हम V3 बाई V4 को क्या लिख रहे थे, V2 बाई V1।
V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 कॉमन, R कॉमन, तो माइनस R T2 माइनस T1 natural log of V2 by V1, that is the net work done. और अगर नेचुरल लॉग को हम कॉमन कर देंगे तो W नेट आ जाएगा -2.303 R T2 माइनस T1 log of V2 by V1. किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। वैसे ही अगर n मोल्स के लिए करेंगे तो -2.303 NR T2 माइनस T1 log of V2 by V1. It is for n moles of an ideal gas. It is for n moles of an ideal gas. ओके, तो ये हमारे पास नेट वर्क डन भी आ गया, हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम वो भी आ गई। तो अगर मुझे अब फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी, जिस पे क्वेश्चन आता है, अगर मान लिया ये सब आपको याद नहीं भी रहता है और एफिशिएंसी आपको याद है, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जी सेट के तो हो ही जाएंगे। ये जो मैंने सब एक्सरसाइज करी इतनी ज़्यादा, इट इज़ फॉर नेट एग्ज़ाम। अगर जी सेट की बात करेंगे तो हो सकता है एफिशिएंसी से ही आपका काम हो जाए। तो एफिशिएंसी जो है, इट इज़ द, किसी की भी एफिशिएंसी निकालनी हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट जो है, यहां पे आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट क्या है? दैट इज द वर्क डन। और इनपुट क्या है? इनपुट क्या किया हमने? हीट कितनी उसने एब्जॉर्ब करी। ठीक है, तो आउटपुट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। और मैंने बताया था आपको कि ये जो वर्क डन होता है, दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन। और ये वर्क डन क्या होता है? बाय द गैस। कौन सा वर्क डन? बाय द गैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो लिखना पड़ेगा, दैट इज -W नेट, और हीट एब्जॉर्ब जो है, दैट इज द Q, जो भी नेट हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो ओवरऑल हम ऐसे कर सकते हैं कि इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय द हीट एब्जॉर्ब्ड। तो हीट एब्जॉर्ब कौन सी हुई थी? हीट एब्जॉर्ब क्या थी? Q2, क्योंकि एक्सपेंशन जब हुआ था तब हीट एब्जॉर्ब हुई थी ना, Q2। दैट इज द एक्चुअल हीट एब्जॉर्ब्ड, और उससे जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, है ना। अब Q1 हीट रिलीज भी हुई थी, इसका मतलब पूरी जो हीट है दैट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो नेट वर्क डन कितना था? 2.303 NR T2 minus T1 log of V2 by V1 divided by 2.303 heat absorbed NR log of NR Q2 पे टेम्परेचर कितना था? T2। Q2 जो था उस पे टेम्परेचर कितना था? T2 ही था ना।
T2 log ऑफ V2 बाई V1। इसका मतलब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, log V2 बाई V1 कैंसल, NR कैंसल, 2.303 कैंसल, मतलब ये आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी हो जाएगी T2 माइनस T1 बाई T2, और अगर परसेंटेज में पूछता है तो इंटू 100 कर देना है बस। ये आ गया अपने पास T1 1 माइनस T1 बाई T2। तो अगर T1 बाई T2 कहीं 0 हो तो T1 बाई T2 0 कब हो सकता है, ऑब्वियसली जब T1 0 हो। अगर मान लिया T1 0 हो तभी एफिशिएंसी 100% हो सकती है, मतलब कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली, एफिशिएंसी इज 100%। ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली कब, व्हेन ईदर T1 इज 0 और T2 इज इन्फिनिटी एंड बोथ आर नॉट पॉसिबल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जो लो टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हैं सिंक, और जो हाई टेम्परेचर होता है उसको सोर्स, क्योंकि उससे उस टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब होती है और लो टेम्परेचर पे हीट क्या होती है, रिलीज। और केस 2, दो एक्सट्रीम केस जो हैं कि 100% एफिशिएंसी और 0। तो 0 कब हो सकता है, 0 इज ऑल्सो पॉसिबल, कब, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन T1 इज इक्वल टू T2। हाँ, दोनों बराबर हों तो भी एफिशिएंसी क्या होगी, 0। और जो नेट वर्क डन एक्चुअल में, अब आपको होता है कि आपके पास जो नेट वर्क डन है कौन कर रहा है, कि वर्क कौन कर रहा है, हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है। तो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है हीट, Q2, ठीक है, और उस से वर्क हो रहा है, बट उसमें से ही, उस हीट में से ही कुछ हीट Q1 जो है दैट इज रिलीज्ड, इतनी हीट तो रिलीज हो रही है, देखा आपने। तो जो नेटवर्क डन है दैट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। हीट एब्सॉर्ब मतलब कितनी नेट हीट जो है दैट इज यूज टू कन्वर्ट इनटू वर्क, एक्चुअली यूजफुल वर्क डन इज नेट हीट, है ना। तो इस तरह से एफिशिएंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 माइनस, जैसे लिखा ना पीछे T1 बाई T2, तो वैसे ही इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस Q1 बाई Q2। तो इस तरह से हीट की टर्म में भी हम एफिशिएंसी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, और इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा, अगर इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी। इसका मतलब यहां से Q1 बाई Q2 दैट इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये हुआ ना, Q1 बाई Q2 का रेशियो जो है T1 बाई T2 का रेशियो होगा, बराबर होंगे। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। तो ये भी रिलेशन इसका बनता है। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 600 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज। एफिशिएंसी देखो, ये जी सेट का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जी सेट 2014 में।
एफिशिएंसी है दैट इज T2 माइनस T1 बाई T2 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। बताया अभी। टेम्परेचर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T1 बाई T2 इंटू 100। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज T1 हियर। T1 मतलब कौन सा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। उसको अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस Tc अपॉन TH, मतलब कोल्ड अपॉन हॉट। तो T1 यहाँ क्या हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, तो कन्वर्ट इनटू केल्विन कितना हो गया 373 केल्विन हो गया ये। और T2 कितना हो गया 600 प्लस बोलो 273 कितना हो गया 873 केल्विन। याद रखना कि हमेशा ही टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है। अच्छा ए आया, ओके। तो ये आ गया 373 डिवाइडेड बाई 873 इंटू 100। ओके, तो कितना आ गया 83.3। सेल्सियस में निकाला था, अभी केल्विन में निकाला। नहीं, केल्विन में ही पुट करना है, ये गलती नहीं करनी है। यही गलती हम करते हैं ज़्यादातर कि जब भी टेम्परेचर दिया हो ना आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। बोलो, तो इट इज ऑप्शन डी। ओके, इट इज 57.3%। ओके गुड। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि जब भी टेम्परेचर दिया हो जिस भी यूनिट में, वी कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। अगर केल्विन में दिया है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये मैंने अभी बताया नहीं आपको, चलो ये भी मैं पहले बता देता हूं आपको कि अगर हमारे पास ये 4 थे प्रोसेस, कौन कौन से, 4 कौन कौन से प्रोसेस थे, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, ऐसे थे ना कुल मिला के, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अगर ये देख लो 4 प्रोसेस थे, 1 2 3 लिखा है इसमें, हमने इसको क्या लिया था ए टू बी क्या था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी टू सी दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और फिर सी टू डी वो था एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर डी टू ए क्या था एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसका टेम्परेचर हमने लिया था T2 और इधर टेम्परेचर लिया था T1। ये C और D जो दोनों हैं वो टेम्परेचर T1 पे हैं और A और B दोनों टेम्परेचर T2 पे हैं। तो अगर हम बात करें कि A से B जिसको 1 to 2 दे रहा है, तो उस पे ये वो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बट जो एंट्रोपी है वो तो बेटा बढ़ेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है बट एंट्रोपी विल इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्योंकि जो डेल्टा एस होता है दैट इज क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। याद है ये रिलेशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन था। तो क्यू तो इसमें 0 नहीं है। आइसोथर्मल में
डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। अगर एक्सपैंड कर रही है कोई चीज, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग मीन्स उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, एक्सपेंशन से एंट्रोपी बढ़ती है, तो एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज। मतलब ए टू बी जाएंगे तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये T2 टेम्परेचर पे बी टू सी। फिर आ जाओ बी टू ए टू बी, तो टेम्परेचर सेम बट एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। अब जब बी से सी जाएंगे हम, तो बी से सी जाएंगे बेटा, क्यू क्या होता है? जीरो, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। क्यू जीरो मतलब डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस जीरो मीन्स एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। एंट्रोपी इज फिक्स्ड बट टेम्परेचर विल ड्रॉप, टेम्परेचर डिक्रीज करता है यहां पे, तो T2 से कहां जाते हैं? T1। ठीक है, इसका मतलब जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन होते हैं, दे आर आइसो एंट्रोपिक। कैसे होते हैं ये? आइसो एंट्रोपिक। कैसे होते हैं? आइसो एंट्रोपिक, याद रखना ये। इधर आ जाओ, C टू D, C टू D जो है A टू B, B टू C, C टू D और फिर D टू A। तो C टू D क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर फिक्स बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा S क्या होगी यहां पे? डिक्रीज, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है, तो डेल्टा S इज डिक्रीजिंग, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। यहां डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहां हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। यहां हीट क्या होती है? रिलीज। इसलिए यहां डेल्टा एस लेस देन जीरो, क्योंकि क्यू भी क्या होता है यहां पे? लेस देन जीरो। यहां क्यू क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो, इसलिए डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो। और इधर अगेन क्यू जीरो, डेल्टा एस जीरो, अगेन दीज टू आर आइसो एंट्रोपिक प्रोसेसेस। मतलब याद रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होते हैं ना, वो आइसो एंट्रोपिक होते हैं, उनकी एंट्रोपी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि उनका क्यू जीरो होता है। तो यहां पे ये कार्नोट साइकिल लिखा है इन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम। ये जो है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम, ये है GSET 2017 का क्वेश्चन है, और इस साल भी 101% आपको कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चन मिलेगा, इट इज फॉर श्योर। GSET 2017 का क्वेश्चन है ये भी। तो कार्नोट साइकिल इज इन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम दिया है। अब बताओ, D ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है, तो सिस्टम बोलता है रिजेक्ट्स हीट। अब देखो इसने कंफ्यूज किया है, उसने ABCD की जगह उल्टा ABCD लिखा है, जैसे भी लिखा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सिस्टम जो है रिजेक्ट्स हीट टू द सराउंडिंग इन गोइंग फ्रॉम, पहले मुझे बताओ कि D टू C जो है, D टू C, ये कौन सा प्रोसेस है? पहले बताओ, आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है? हाँ, ये आइसोथर्मल है, और क्योंकि एंट्रोपी हो रही है इंक्रीज, इसलिए ये आइसोथर्मल है एक्सपेंशन। ठीक है, अब आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन होती है, तो बताओ हीट एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? वेरी गुड, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो Q इज एब्जॉर्ब, मतलब रिजेक्ट नहीं होती, इट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग। इसने बोला है कि कौन सा प्रोसेस देखना है? हीट जो रिजेक्ट कर रहा हो, सिस्टम रिजेक्ट्स द हीट टू द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम इज रिलीजिंग। तो D टू C तो हो गया जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। हाँ, C टू B जाएंगे, हाँ B टू A, वेरी गुड।
तो सी टू बी जा रहे हैं हम, सारा समझा देता हूँ, अब चल ही रहा है काम। तो सी टू बी जा रहे हैं तो एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट। इट इज आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपिक है, टेम्परेचर जो है वो फॉल कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हो रही है एक्सपेंशन। और कौन सी एक्सपेंशन? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, ये मैंने बोल दिया कि ये टेम्परेचर है T2, जो कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको T2 लिख रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ T1। ये T2 टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है Q2। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में Q क्या हो जाएगा? 0। Q 0 तो डेल्टा S 0। डेल्टा S 0 मीन्स इट इज बिकम्स आइसोएंट्रोपिक। आइसो मतलब सेम एंट्रोपी रहेगी। तो Q तो 0 है इसमें, ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज। फिर आ जाते हैं हम B2A। B2A अगर आते हैं हम, तो ये हो रही है एंट्रोपी हो रही है कम, टेम्परेचर हो रहा है सेम। टेम्परेचर सेम मीन्स आइसोथर्मल, और एंट्रोपी कम हो रही है मतलब कंप्रेशन। तो इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब है कि इसमें जब ये कंप्रेस होगी और टेम्परेचर मेंटेन करना है सेम, टेम्परेचर कम हो गया है T1, तो Q1 जो है इज द हीट रिलीज्ड, इट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। तो मतलब B2A जो है दैट इज द राइट आंसर। और वैसे ही अगर A टू D जाएंगे तो अगेन इट इज एडियाबैटिक और आइसोएंट्रोपिक, और Q क्या है इसके लिए भी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो आप करो खुद। दिस इज फ्रॉम GSET 2013। तो देखो, उसने बोला कि मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 500 केल्विन एंड 200 केल्विन। पहले एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी निकाल लोगे हीट इंजन की? वो तो हीट इतनी तो एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें निकालना है कि वर्क कितना हुआ। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना आज तक जो पूरी एनर्जी को, पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाए। तो पहले आप एफिशिएंसी निकाल लो, इंजन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो इससे। बेटा एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना है? एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन 1 माइनस TC/TH या 1 माइनस T1 बाई T2। तो 1 माइनस 200/500 कितना हो गया? 3/5। 3/5। ऐसे रखो इसको 3/5। चलो, अब एफिशिएंसी जो है हीट इंजन की क्या होती है? बोलो। हाँ, तो कैसे आया बोलो? क्या होती है? वर्क डन, मतलब ये जो भी वर्क डन होता है दैट इज मैक्सिमम, ऑब्वियसली रिवर्सिबल, मैंने बोला था ना वर्क डन मैक्सिमम होता है, डिवाइडेड बाय द हीट एब्जॉर्ब्ड। तो इट बिकम्स इक्वल टू नीटा इंटू Q2। तो 3/5 इंटू 1000, तो ये हो गया 600 जूल। समझे? दोनों रिलेशन आपने कंबाइन कर दिए। ठीक है, ये नेट वर्क डन था, वर्क डन बाय द गैस, बाय द सिस्टम, है ना, बाय द इंजन। तो दैट इज W डिवाइड बाई Q2 एंड दैट इज इक्वल टू नीटा। और ये जो है अपने एफिशिएंसी पहले निकाल ली, एफिशिएंसी इनटू हीट, तो दैट बिकम्स इक्वल टू द वैल्यू 600। चलो, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको जो कर लेगा उसको मैं मानूंगा कि उसको समझ में आ गया पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन है CSIR नेट।
दिस इज लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। बोलो जल्दी। अ कार्नट टेक्स अप 90 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स केप्ट एट 300 केल्विन। मतलब कि ये क्या हुआ, Q2, उसी पे जाओ जो जैसे हमने किया है ना वैसा ही सोचो कि हीट जब लेता था तो क्या था, तो वो Q2 था, रिजेक्ट करता था तो क्या था, Q1 था। तो 90 जूल हीट उसने ली, है ना, फ्रॉम द सोर्स, और टेम्परेचर था उसका उस वक्त 300 केल्विन। हमें बतानी थी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कि इट ट्रांसफर्स 60 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 200 केल्विन, या इट ट्रांसफर 50 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 200 केल्विन, या 60 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 250 केल्विन, या 60 या 50 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 250 केल्विन। मतलब हमें फाइंड आउट करना है Q1 फाइंड आउट करना है। T1 आपको दिया है, या तो आप 200 रख सकते हो या 250। तो पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। चलो, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 1 माइनस, बोलो, Q1 बाई Q2, या 1 माइनस T1 बाई T2। यही किया था ना अभी, कि Q1 बाई Q2 इक्वल टू Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। ये किया अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन T1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाई T2। याद है? जस्ट नाउ वी हैव डन। तो Q1 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और Q2 है 90 जूल। T1 अगर मैं 200 रखता हूं और ये 300 रखता हूं तो क्या आएगा Q1, 2/3 इंटू 90, मतलब कितना हो गया, 60 जूल। तो आ गया ये ऑप्शन, है ना, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन जो है उससे मैच नहीं करती है, राइट, क्योंकि बाकी आ ही गया, पहले ए ऑप्शन ही आ गया हमारे पास। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट्स इट। ओके, तो ये एक बार फिर आप अच्छे से देख लेना। फर्स्ट जो इनिशियल है वो थोड़ा फास्ट, क्योंकि मैंने तो पहले आपको बता दिया एक बार थोड़ा सा, और फिर वापस उसको वीडियो चालू किया, तो वो थोड़ा फास्ट हुआ होगा। बाकी तो हमने धीरे धीरे किया है, फिर भी ना आए तो एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब समझ में आए तब तक रुको मत, और ये समझ में आना ही चाहिए। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से ओके बेटा। एक्चुअली क्या लिखा है कि अ कार्नोट साइकिल टेक्स 90 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स विच इज केप्ट एट 300 केल्विन। तो हमें Q2 और T2 दिया हुआ है, ये तो फिक्स है। Q1 एंड T1 जो है ना वो ये दिए हैं कि ट्रांसफर्स 60 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 200 केल्विन, या 50 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 200 जूल, 60 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 250 केल्विन, 50 जूल ऑफ हीट। ये 4 ऑप्शंस है। मतलब Q1 और T1 हमें दिए हुए हैं, 2 चीज़ें इकट्ठी, हमें ये मैच करना है कि कौन सा Q1 T1 से मैच कर जाता है। तो हमने क्या किया कि Q1 को, हाँ जी, T1 को ऑप्शन पर लिया। हाँ, T1 या तो 200 है या 250, 2 है ना। तो मैं मान लिया मैं सी को पहले चूज, ऑब्वियसली मैं फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करूंगा। लेट अस से कि मैं ना सी ऑप्शन चूज करता, ए और बी में तो क्लियर हुआ कि ए होगा। अगर मैं सी ऑप्शन से देखता तो फिर लिखता Q2 बाई T2 इक्वल टू Q1 बाई T1। अब Q2 तो फिक्स है 90 है, और ये T2 भी फिक्स है दैट इज 300 है, और Q1 में निकालता बाय यूजिंग 250।
ठीक है, तो यहाँ से जो Q1 आता मेरा वो कितना आता 9, अच्छा 75 आता है। तो अगर कहीं 75 ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, बट यहाँ तो 60 और 50 दिया है, तो वो गलत हो गए ऑप्शंस। तो एक ही ऑप्शन मैच किया, तो इसलिए हमने ए ऑप्शन को चूज कर लिया। हाँ, ऑप्शन से लेना है बेटा, क्योंकि हमें और दिया ही नहीं है ना, हमें ये नहीं बोला है कि T1 इतना है तो Q1 निकालो तो बिल्कुल आसान हो जाता क्वेश्चन ना, उसने थोड़ा सा तो ट्विस्ट किया है ना। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच। कितने लोग बचे हैं, सारे प्रेजेंट है कि आधे स्किप हो गए? नहीं, यू वेरी गुड, ऑल आर देयर, ग्रेट। सो आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, और कुछ नहीं जो समझ में आया ना, प्लीज डू वॉच वीडियो अगेन एंड अगेन, वन एंड अगेन। रीजन बीइंग कि अब ऐसा हार नहीं माननी है, मतलब कंसिस्टेंटली उसको देखते रहना है कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ सारे कार्नोट साइकिल के क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो आपका वो बिल्कुल इन डेप्थ हो जाएगा। पर प्लीज, मैंने देखा पिछला टेस्ट 5 लोगों ने दिया है, मतलब क्या है ये यार, आपके लिए टेस्ट बनाते हैं और आपको ही करने हैं वो। अभी देखो, अगर मैं अपनी ड्यूटी समझता है इसको, तो मैं कितने बजे, 8:30 से 10 बजे तो मैं बिल्कुल बंद कर देता उसको। बट मैं बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को हम सारे एक मिशन लेके चल रहे हैं, है ना, और तभी मैं 11 बजे तक आपके साथ बैठा हूँ, है ना। आप क्या सोचते हो कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती इससे? डू डिस्टर्ब, है ना, फैमिली डिस्टर्ब होती है ना, बट मुझे पता है कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन, है ना। तो पेन बच्चे लोगे तभी आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिला आपको। एंड कंसिस्टेंटली जो है, पहले तो टेस्ट देना शुरू करो। एक बात याद रखो, टेस्ट दोगे तो आपको अपनी पता चलेगी कि हम मुझे मेरी कहाँ कमी आ रही है, मैं क्या करूँ। थोड़ा सोचोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। तो प्लीज़ टेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, पर आप लोग नहीं समझ रहे हैं, और बाद में आप पछताओगे। तो मतलब कि आई यू सो शैल यू, मतलब आई यू रीप सो शैल यू, क्या होता है वो, मुझे भूल गया वो, आई यू सो शैल यू रीप, राइट। ये है ना इडियम, मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे। एंड देर इज नो मीन्स पॉइंट टू क्या क्राई ऑन स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, एक बार रायता फैल गया, दूध गिर गया, तो उसको उसके बारे में फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी यू हैव द टाइम, है ना, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, क्योंकि 2-4 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए आगे पीछे होता है, और फिर हम बोलते हैं ओ हो, मतलब थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली होती, 5 मार्क्स से मैं रह गया, 1 मार्क्स से मैं रह गया, रहना नहीं है हमें। मतलब प्लीज डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, जस्ट गो आफ्टर इट। करो ना यार, मेहनत करो। एंड आपको पता है कि हार्ड वर्क जो है दैट पेज इन द लॉन्ग रन। याद रखना, ये हार्ड वर्क आपको पे करेगा करेगा और करेगा, यहाँ नहीं करेगा कहीं और करेगा। बट हार्ड वर्क के पीछे मत हटो यार, और प्लीज टेस्ट तो दो। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर है ना, बाय।